जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां एक बंद कमरे में कुछ लोग बैठे हैं। उनके सामने एक फाइल है और उस पर एक हस्ताक्षर होता है और उसी क्षण देश के किसी हिस्से में 80,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। हाँ, और वो भी बिना किसी लंबी सार्वजनिक चर्चा के। बिल्कुल, कोई लंबी बहस नहीं, बस एक समिति का अंतिम फैसला। आज की हमारी इस गहन चर्चा के स्रोत दस्तावेज के पहले ही पन्ने पर एक तस्वीर है जो इस असीम शक्ति का प्रतीक है। भारत के राज चिन्ह की तस्वीर है ना? हाँ, वही सारनाथ के अशोक स्तंभ वाले 4 शेर, और ठीक उसके नीचे मोटे अक्षरों में लिखा है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। मतलब जिसे हम CCEA कहते हैं। एकदम सही, CCEA। ये प्रतीक ही अपने आप में एक विशाल और लगभग अदृश्य शक्ति का एहसास कराता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है, ये समझना कि भारत की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े फैसले वास्तव में कहाँ और कैसे लिए जाते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक समिति जिसका संविधान में कोई जिक्र तक नहीं है, वो पूरे देश की आर्थिक दिशा तय करती है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस दस्तावेज को पढ़ते हुए जो पहली चीज सामने आई उसने मुझे सच में हैरान कर दिया। जिस संस्था के पास हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने की इतनी बड़ी शक्ति है, उसका जिक्र हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है? मतलब हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं जहां हर शक्ति का स्रोत संविधान होता है। ये एक बहुत ही जायज हैरानी है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शासन व्यवस्था को करीब से देखने पर ही ये बारीकियां समझ आती हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जिक्र जरूर है। हाँ, वो तो हमने पढ़ा है। लेकिन संविधान ये तो तय कर देता है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल देश चलाएगा, लेकिन वो मंत्रिमंडल अपना रोजमर्रा का काम कैसे करेगा, इसका कोई विस्तृत खाका वहां नहीं है। इसीलिए CCEA जैसी संस्थाओं को संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय कहा जाता है। रुकिए एक मिनट, ये संविधानेतर शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये कोई समानांतर या अनधिकृत व्यवस्था हो। अगर इसका जिक्र संविधान में नहीं है तो क्या ये कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है? इससे अनधिकृत समझना एक बड़ी भूल होगी। संविधानेतर का मतलब गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी उत्पत्ति सीधे संविधान के किसी पन्ने से नहीं हुई है। इसे अधिकार मिलते हैं भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 से, जिन्हें इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कहा जाता है। समझ गया। जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होती गई, ये स्पष्ट हो गया कि मंत्रिमंडल की हर बैठक में हर एक मुद्दे पर चर्चा करना तो असंभव है। इसलिए श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ावा देने के लिए इन समितियों की जरूरत पड़ी। ये तो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बनाई गई एक स्पेशल टास्क फोर्स की तरह हो गया, जो असली फैसले लेती है ताकि पूरे बोर्ड का समय बच सके। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। ये कैबिनेट के वर्कलोड को कम करने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। तो अगर CCEA केवल आर्थिक मामलों को देखती है तो बाकी के फैसले कैसे होते हैं? दस्तावेज में बताया गया है कि कुल 8 कैबिनेट समितियां हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये पूरा तंत्र आपस में कैसे बटा हुआ है। अगर हम इन 8 समितियों की सूची देखें तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। इसमें नियुक्ति समिति, आर्थिक मामलों की समिति यानी CCEA, राजनीतिक मामलों की समिति और निवेश और विकास समिति शामिल हैं। और इसके अलावा सुरक्षा, संसदीय मामलों, रोजगार और कौशल विकास और आवास यानी अकोमोडेशन की समितियां भी हैं। ये वर्गीकरण काफी स्पष्ट है, लेकिन इन सभी के बीच एक पैटर्न बहुत साफ दिखाई देता है, नेतृत्व का पैटर्न। दस्तावेज ये स्पष्ट करता है कि संसदीय मामलों की समिति और आवास समिति को छोड़कर बाकी सभी 6 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। और ये कोई सहयोग नहीं है। हाँ, क्योंकि आवास या शेड्यूलिंग जैसे विषयों को अन्य वरिष्ठ मंत्रियों पर छोड़ा जा सकता है। सही कहा। लेकिन जहां बात देश की सुरक्षा या व्यापक अर्थव्यवस्था की आती है, वहां अंतिम जवाबदेही सीधे शीर्ष नेतृत्व के पास ही रहना जरूरी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर प्रधानमंत्री CCEA की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उनके साथ इस मेज पर और कौन कौन बैठता है? दस्तावेज के अनुसार इस समिति में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। यहां तक तो तर्क बिल्कुल समझ आता है। अर्थव्यवस्था, पैसा और बुनियादी ढांचा, इन मंत्रियों का होना लाजमी है। लेकिन इसके बाद की जो सूची है वो सच में थोड़ी अप्रत्याशित है। आप शिक्षा और कृषि मंत्री की बात कर रहे हैं ना? हाँ, इसमें कृषि मंत्री,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं। मतलब रक्षा और वित्त के बीच शिक्षा मंत्री का इस आर्थिक सुपर कमेटी में क्या काम? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। हम अक्सर अर्थव्यवस्था शब्द को केवल स्टॉक मार्केट या बड़ी फैक्ट्रियों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन किसी भी देश के विकास की असली नींव क्या होती है? वहाँ के लोग? बिल्कुल, मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल। अगर देश की शिक्षा नीति और उद्योग की भविष्य की जरूरतों के बीच कोई तालमेल नहीं होगा तो विकास की गति रुक जाएगी। मतलब अगर हमारे पास बेहतरीन हाईवे और कारखाने हों लेकिन उन्हें चलाने वाले कुशल लोग ही ना हों तो वह सारा निवेश बेकार हो जाएगा। एकदम सही। इसीलिए जब CCEA भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स तय करती है तो शिक्षा मंत्री ये सुनिश्चित करते हैं कि स्किलिंग भी उसी दिशा में आगे बढ़े। और यही बात कृषि मंत्री पर भी लागू होती है, क्योंकि भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो कृषि पर ही निर्भर है। सही कहा। प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि के बिना आप औद्योगिक मांग पैदा ही नहीं कर सकते। इन सभी इंजनों को एक साथ सिंक करना जरूरी है। ये नजरिया वाकई बहुत व्यापक है। चलिए अब थोड़ा कागजी बातों से निकलकर जमीन पर आते हैं। यहाँ विषय सच में बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि ये समिति किन चीजों को मंजूरी देती है तो इसका दायरा हैरान करने वाला है। हाँ, दस्तावेज बताता है कि CCEA बड़े पैमाने के आर्थिक प्रोजेक्ट्स के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी है, यानी फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी। और ये कोई छोटा दायरा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सब्सिडीज, मूल्य नीति, निवेश मंजूरी, यहाँ तक कि PM गति शक्ति और मेक इन इंडिया जैसी पहले भी यहीं से पास होती हैं। और रणनीतिक विनिवेश भी, जैसे एयर इंडिया या BPCL का मामला था। जब सरकार अपनी किसी बड़ी कंपनी को निजी हाथों में सौंपती है तो वो कोई छोटा फैसला नहीं होता। आयात निर्यात नीति और प्रमुख खरीद निर्णयों के लिए भी यही शीर्ष संस्था है। दस्तावेज में इस समिति के काम को समझाने के लिए भारतीय रेलवे का काफी जिक्र किया गया है। रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे नई लाइनें बिछाना, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और स्टेशन पुनर्विकास को यही समिति मंजूरी देती है। और दस्तावेज में इसके जो सटीक उदाहरण दिए गए हैं, जरा उनके आंकड़ों पर गौर कीजिए। जुलाई 2025 में CCEA ने 6 राज्यों में 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 11,159 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बाप रे, 11,000 करोड़ से ज्यादा? हाँ, और जून 2025 में बल्लारी चिकजाजूर और कोडरमा बरकाकाना के दोहरीकरण के लिए 6,405 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। और उस जिरीबाम इम्फाल लाइन प्रोजेक्ट का भी तो जिक्र है, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बिल्कुल, पूर्वोत्तर के इतने दुर्गम पहाड़ी इलाके में ये एक बहुत बड़ा सामरिक निवेश है। लेकिन इन सब के बीच दस्तावेज में एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसका बजट देखकर मैं सच में चौंक गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC। इसकी अनुमानित लागत 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह आंकड़ा इतना विशाल है कि हम आमतौर पर इसके जमीनी असर की कल्पना भी नहीं कर पाते। जब CCEA ऐसे महाप्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाती है तो इसका असल अर्थशास्त्र क्या होता है? केवल मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाने पर 80,000 करोड़ क्यों खर्च किए जा रहे हैं? ये सिर्फ रेलवे ट्रैक बिछाने के बारे में नहीं है। देखिए, दशकों से एक ही ट्रैक पर यात्री ट्रेनें और मालगाड़ियां चल रही हैं। इससे नेटवर्क में भारी भीड़ या कंजेशन हो जाता है। हाँ, मालगाड़ियों को रोककर एक्सप्रेस ट्रेनों को पास देना पड़ता है। बिल्कुल, इस वजह से माल ढुलाई धीमी हो जाती है और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत बढ़ जाती है। DFCI माल ढुलाई को बेहतर बनाने और नेटवर्क की भीड़ को कम करने का एक सीधा समाधान है। अच्छा, तो जब ढुलाई तेज होगी तो कारखानों में कच्चा माल जल्दी पहुंचेगा और उत्पाद बाजार में जल्दी आएंगे। सही पकड़े हैं। और अंततः ये पूरी अर्थव्यवस्था को गति देता है। लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने से हर चीज की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ता है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स और उनके विशाल बजट को देखकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? क्या रेलवे का हर छोटा बड़ा फैसला CCEA के पास जाता है? मतलब अगर किसी स्टेशन की मरम्मत होनी है तो क्या उसकी फाइल भी यहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों की एक बहुत सख्त पदानुक्रम व्यवस्था है जिसे हम हायरार्की कहते हैं। तो ये व्यवस्था काम कैसे करती है? वित्तीय शक्तियां सौंपने की नियम 2024 के अनुसार कुछ स्पष्ट सीमाएं तय की गई हैं। 100 करोड़ रुपए तक के जो प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें रेलवे बोर्ड खुद ही मंजूरी दे देता है। अच्छा, तो 100 करोड़ तक के लिए किसी मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं? बिल्कुल। फिर आते हैं 100 से 500 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट। इन्हें रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय
आपस में मिलकर मंजूरी देते हैं। और 500 करोड़ से ऊपर? बस 500 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट हो तो CCEA की मंजूरी अनिवार्य हो जाती है। और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे 1000 करोड़ या उससे ज्यादा के, वो तो हमेशा CCEA के पास ही जाते हैं। इसे समझने के लिए मैं अपने श्रोताओं को घर के बजट का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए घर का रोजमर्रा का सामान लाना है जो कि हमारे 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट के बराबर है, तो वो घर का कोई भी एक व्यक्ति जाकर ले आता है। उसके लिए सबको परेशान नहीं किया जाता। सही बात। फिर अगर कोई बड़ा उपकरण खरीदना हो जैसे टीवी या वॉशिंग मशीन जो 100 से 550 करोड़ की रेंज में आता है, तो उसके लिए पति पत्नी आपस में चर्चा कर लेते हैं। हाँ, ये रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन अगर पूरा घर ही खरीदना हो, मतलब 500 करोड़ से ऊपर का मामला हो, तो परिवार के सभी बड़े सदस्य एक साथ बैठकर अंतिम फैसला लेते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। CEA भी बिल्कुल उसी परिवार के बड़ों की तरह एक साथ बैठकर फैसला लेती है ना? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये प्रणाली क्यों जरूरी है। दरअसल ये इसलिए है ताकि छोटे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, काम तेजी से हो, और साथ ही जनता के हजारों करोड़ रुपए के जो बड़े निवेश हैं उनमें पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। बिल्कुल। 500 करोड़ से ऊपर के निवेश में कई मंत्रालयों का दखल होता है, इसलिए सबका एक साथ होना जरूरी है। तो आज की इस चर्चा से ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि CCEA कोई साधारण समिति नहीं है, ये भारत सरकार का आर्थिक कमांड सेंटर है। हाँ, भले ही ये संवैधानेतर है, लेकिन 500 करोड़ रुपए से ऊपर के हर बड़े निवेश और सब्सिडी के लिए यही संस्था ग्रीन सिग्नल देती है। और ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत मायने रखती है। अब जब भी हम कोई नई रेलवे लाइन का उद्घाटन देखेंगे या एयर इंडिया जैसी किसी सरकारी कंपनी के विनिवेश की खबर सुनेंगे, हाँ, तो हमें पता होगा कि वो बड़ा फैसला पर्दे के पीछे किस कमरे में लिया गया था। और ये भी पता होगा कि वो 1961 के कार्य आवंटन नियमों के तहत लिया गया था। सही कहा। शासन की असली समझ यही है। बिल्कुल। और चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, बिल्कुल। यदि 1961 के कार्यकारी नियमों द्वारा बनाई गई एक समिति देश के इतने बड़े फैसले ले सकती है और कई संवैधानिक निकायों से भी अधिक व्यावहारिक प्रभाव रखती है, तो हमारे शासन प्रणाली में ऐसे और कौन से अदृश्य तंत्र काम कर रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी को आकार दे रहे हैं लेकिन जिनकी कभी चर्चा ही नहीं होती? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हर जागरूक नागरिक को सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की अपनी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।